एक सवाल मैं आपसे जनरल भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो पब्लिक की तरफ से आया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइव किया और मैंने बताया कि इस तरीके से मैं रशिया और यूएसए के मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे सवाल भेजिए। तो किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भेजा। सवाल ये था कि अभी जो इंडिया के स्ट्रेटजी मेकर हैं उनकी जगह अगर आप होते तो आने वाले 5 से 10 सालों के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाते जो भारत को आगे लेके जाती आपके हिसाब से? देखिए, मैं आम तौर पे जो पिछले 35 साल की प्रगति है हुई है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता। साथ साथ मैं ये भी चाहता कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसी न किसी तरह से बढ़े, क्योंकि हम तो अभी सकल घरेलू उत्पाद को देख रहे हैं, जो या जीडीपी को। जीडीपी को देख रहे हैं, जो कलेक्टिवली हम नंबर्स में बहुत ज्यादा हैं, 1.4 बिलियन के करीब लोग हैं। उनका अगर आप सम अप कर दें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती है, लेकिन डिवाइड करें पर हेड तो वही 2700 पे आती है। 2700 में। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम काफी आगे हैं, करीब $12,000 के लगभग परचेजिंग पावर पैरिटी में, यानी हम मानते हैं कि हम $12,000 के करीब हैं हमारा। मैं ये चाहूंगा कि जो भारत के जो अभी हम बहुत सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है, करीब 50 से ज्यादा प्रतिशत हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है जी। उसमें ज्यादातर हम उन चीजों को केटर करते हैं जहां हमारे वेस्टर्न अलायंसेस थे। वेस्टर्न के साथ जैसे हम इंश्योरेंस ही देखिए तो कई सारी आप एक इंडियन नाम पाएंगे, जो दूसरा नाम पाएंगे वो हमेशा एक विदेशी कंपनी होंगे। तो उनसे हमारा टाई अप होता है, उन पर हम कई चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रॉफिट उनको जाता है, इंश्योरेंस भले ही हम ले लेते हैं लेकिन प्रॉफिट उनको जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले 5 साल में मैं 2-3 चीजों पर बहुत फोकस करना चाहूंगा। एक तो जो विश्व गुरु का नारा है उसको वास्तविक तौर पे हम इंप्लीमेंट कर पाए, हम अपने शिक्षण संस्थाओं को एनेबल करें। मैं खुद एक शिक्षक हूं तो मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षण संस्थाएं एनेबल नहीं होंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और क्वालिटी एजुकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई भी देश इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप अमेरिका के किसी भी शहर में जाएं तो आप पाएंगी कि 3 चीजें शहर के लैंडमार्क्स होती हैं। पहली चीज जो होती है वो होती है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जी। दूसरी चीज होती है चर्च। हाँ। तीसरी चीज होती है उसके सोशल सर्विसेज, खासकर हॉस्पिटल। ये 3 चीज से आप अगर आप सिटी सेंटर में कहीं जाएं तो ये 3 चीजें मिलेंगी, इसी को सिटी सेंटर भी कहते हैं। जी। तो हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहां हम शिक्षण संस्थाओं को एनेबल करें, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हम जो भी कदम उठा सकें वो करें। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो वेल्थ है, जो धन है, वो कुछ ही व्यक्तियों में, संस्थाओं में सीमित बटा हुआ है। जो अमीर है वो अमीर और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो उतना ही गरीब है या उसको बहुत उसके मूलभूत चीजों में बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में वो चीजें बढ़ाई जाएं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि हम भारत को एक मिडिल पावर से ऊपर ले जाएं, यानी सुपर पावर तो मैं नहीं कहूंगा, एक एफिशिएंट पावर, एक स्मार्ट पावर की तरह हम उसको देखें। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर की जगह हम अपने आप को स्मार्ट पावर की तरह देखें, जहां हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इनेबल्ड हो, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो और जो हमारा इस समय डिपेंडेंस है विदेशी ऑयल पे, एनर्जी सिक्योरिटी जो हम विदेश से लेते हैं, अगर मान लीजिए वो बंद कर दे तेल देना या अभाव करा दे किसी तरह, जैसा अभी हुआ कि रूस से आप नहीं ले सकते, अब तेल के दाम बढ़ेंगे, हर भारतीय इफेक्ट होगा। तो हम एनर्जी डिपेंडेंस को कम करके ज्यादातर जो है वो सौर ऊर्जा या जो ग्रीन एनर्जी है उस पर फोकस कर पाए। चौथी चीज होगा कि भारत को हम मिलिटरीली केपेबल इतना कर दें कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग हम बनाएं। आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और मॉडर्न वेपनरी लाएं, खासकर जो नए एडवांसमेंट हुए हैं, ड्रोन या जो एरियल लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और भारत को
वही एक आयरन डोम की तरह बनाया जो इस सुरक्षित समय, रखे, हाँ, जो इस समय इजराइल के इजराइल पास कर रहा है। बहुत लोग बोलते भी है कि जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम इकोनॉमी में चाइना को टक्कर देने की कगार पे है या हम देना चाहते हैं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं रूस ने बहुत बड़े देशों को रोका हुआ है, एक शील्ड बनाई हुई है। तो हम रूस की टक्कर में जाने का कभी क्यों नहीं सोचते, या रूस से हम डिफेंस में इतना पीछे क्यों हैं? उसके कई कारण। एक तो रूस जो है सोवियत संघ के जमाने से उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो जी बहुत समृद्ध रहा है और उसमें बहुत टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं। वो जो सामान बेचते हैं उनकी रिलायबिलिटी होती है, फायर पावर अच्छा होता है, दाम कम होती है, लाइसेंस देते हैं। एक तो वो एक ट्रेडिशन है इंडस्ट्री की जो बनाया है, अभी तक चला आ रहा है। मतलब हथियारों के मार्केट का राजा। जी। और दूसरा है कि रूस के पास तेल और गैस बहुत ज्यादा है। यानी आप ये मान लें कि 50% उनके जो राजकोषीय धन है, जी जो स्टेट ट्रेजरी है, उसका पैसा आता है गैस और तेल से। हमारे पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है, नहीं है। तो हम रूस के साथ उस लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते। जी बाकी भारत के पास जो सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। जी एम्प्लॉयबल लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं। हम उनका अगर दोहन कर पाए मीनिंगफुल में, पॉजिटिव वे में, तब हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर हम अपने आप को ये दिखा पाए, दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है, हम वो बन पाए कि किसी भी तरह हम युद्ध का सहारा लेके डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। यानी हम जी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना है कि हम बहुत पावरफुल है इसलिए युद्ध कर युद्ध लेते कर हैं। रहे हैं। जिस तरह जर्मनी ने किया था, प्रूव करने के लिए, नाजी जर्मनी की हम बहुत पावरफुल हैं, हम युद्ध बहुत कर लेते पावरफुल हैं। हैं। वैसी स्थिति में हम युद्ध की स्थिति में अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ या किसी मुल्कों के साथ वो स्थिति में नहीं आए। जी सर, एक प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चेहरा होते हैं देश का। अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे एज अ विदेश नीति के हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से, आप किस नेता को सबसे बेस्ट मानते हैं अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, नेताओं का अभाव नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे नेता मिले हैं पास्ट में। हमें एक स्टेट्समैन चाहिए जो भारत की समस्याओं को समझे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो अगर हम पास्ट में देखें कि कोई आपका फेवरेट रहा हो कि इनकी नीतियों ने बहुत भारत को पावर दिया है। जी, देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हूँ और आज जी भी मैं मानता हूँ कि अगर देश की नींव किसी ने रखी है आज, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, बहुत सारी कमियां थी, हर लोग में होता है, हम में होता है, आप में होता है, नेहरू जी में रहा होगा, जो शायद हम उसका अभी अन्वेषण कर रहे हैं। लेकिन भारत को जो एक स्वरूप दिया, एक शक्ति दी, एक दिशा दी, एक भारत को औद्योगिक राज्य के तौर पर उन्होंने जो बुनियाद रखी, डिक्टेटरशिप की तरफ भारत नहीं बढ़ा। जितने भी औपनिवेशीकरण से मुक्त हुए राज्य थे, जो डीकोलोनाइजेशन से मुक्त हुए राज्य थे, जी उन सब में आप पाएंगी कि कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप आया ही। आप अपने पड़ोस में ही देख लीजिए ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं ये मिलिट्री को हुआ, कहीं कहीं डिक्टेटर मिलिट्री आए। को है, कहीं डिक्टेटर आए। जो जो मिलिट्री को बन के आए थे वो डिक्टेटर के रूप में बैठे हुए हैं। भारत उससे मुक्त रहा एटलीस्ट, अगर वो हम जी जो 3 साल इमरजेंसी का अगर छोड़ दें जी तो उस समय, और जो नींव, जो परंपरा थी और एक जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, वो जी हमने बरकरार रखा है आज तक। जी तो मैं नेहरू जी को इसका श्रेय दूंगा। और अ, आने वाले समय में मैं एक नेहरू जी जैसा ही, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जी नेहरू जी जैसा ही नेतृत्व जो दिशा प्रदान कर सके। और भारत को नेहरू जी ने बहुत संपन्न तो नहीं किया, लिमिटेशन थी, हम जस्ट आजादी हुए थे। आजाद हुए थे, अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। दो युद्ध लड़े हमने, एक तो नेहरू जी के रहते रहते, एक उसके तुरंत बाद, और 47-48 में जो कश्मीर का विवाद था उसमें भी हम काफी हद तक सफल होकर बाहर आए। आए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक नया नेतृत्व चाहिए जो जी समय के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सके और भारत को उसी शिखर पर ले जा सके जो भारत डिजर्व करता है।
जी सर, बिल्कुल। एक चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। रूस और अमेरिका जो जो फैसले ले रहे हैं और जो जो कर रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया भर में अलग अलग देशों में क्या क्या है जो बड़े बदलाव जो एकदम विजिबली दिखाई देंगे वो होने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में? नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एक जो रूस और यूक्रेन का युद्ध के चलते पूरी दुनिया इस समय एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है जी। कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर 3 साल जितना युद्ध चला चला तो तो कैसे करेंगे हम लोग। तो जो असुरक्षा है उसके चलते हमने अपनी जो इमीडिएट प्रायोरिटीज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से ध्यान हटा के हम आयुध खरीदने लगे हैं, आर्मामेंट्स खरीदने लगे हैं। अब तो लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग भी शुरू होनी चाहिए। अगर अमेरिका शुरू करेगा, अगर रूस शुरू कर रहा है, चीन कर रहा है, तो हमें भी करना भारत को भी चाहिए। करनी चाहिए। तो हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था थोड़ा सा डिरेल होगा। जी। लेकिन आने वाले समय में मैं ये तो बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा जी। कि जो माहौल इस समय दुनिया में है, उस समय उससे जो असुरक्षा पैदा हुई है, उससे हमारी इकोनॉमी सफ़र करेगी और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ये कहेंगे टेस्टिंग टाइम होगा कि हम अपने आप को कैसे इस नए दुनिया में अपने आप को अडैप्ट कर सकें। ढाल और पाए। जो भारत ने जो आर्थिक प्रगति की है या जो आर्थिक प्रगति की राह पर है, वो कहीं डिरेल ना हो जाए इन सब चीज़ों के चलते।